Hi guys, good morning everyone. Welcome back to Ayurveda Scholars. I am a BMS second year student and my name is Zoya Ansari. तो आ जाते हैं, आज जो है हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है डिजेंट्री, प्रवाहिका, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है। एंड दिस इज अ सुपर डुपर सेशन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें हम क्या करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी अप्रोच है वो क्या है कि हमें डाइजेशन के जितने भी डिजीज है उनको कवर अप करना है। देन हम रेस्पिरेटरी जोन पे जाएंगे, देन हम एक्सक्रीटरी जोन पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल को सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारे इवेंट्स, सारे शेड्यूल्स, सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आपको उसको ज्वाइन करना है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। अब जो है आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज हम जो है डिजेंट्री को कवर करेंगे। अब डिजेंट्री या प्रवाहिका जो है उसका क्या मतलब होता है, या फिर एक ओवरव्यू जिससे हम समझ सकते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है कि प्रवाहन होता है। व्हाट इज प्रवाहन? देखो, प्रवाहन का मतलब होता है टेनेस्मस, कुंथन, या फिर सशूल शब्द, यानी कि जब शब्द के साथ स्टूल कम्स आउट होता है, या फिर जब पेट में होता है ना, लाइक गुड़ गुड़ की आवाज आती है, वो वाला पोर्शन होता है, तो वो हम काउंट करते हैं इन प्रवाहिका में। और उसके साथ में दूसरा और क्या लक्षण देखने को मिलेगा कि ठीक है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, प्रवाहन हो रहा है, लेकिन जो मल निकल रहा है वो समल मल निकले। अब समल मल का मतलब आप पूछोगे बच्चा पार्टी की क्या होता है, तो देखो, समल मल का मतलब क्या होता है कि स प्लस मल, अर्थात ऐसा मल जिसमें या तो कफ या फिर म्यूकस प्रेजेंट होती है। लाइक जो बहुत ज्यादा स्लिपरी, बहुत ज्यादा पिच्छल स्निग्ध मल होता है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? प्रवाहिका में आने वाला मल बोला जाता है। तो तुम्हें ओवरव्यू पता लग गया। अब हम इस चीज का ही एक एक पॉइंट को तोड़ते जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज सुपर डुपर सेशन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो व्याधि का परिचय और आधुनिक मत की बात करें हम, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अपनी प्रवाहिका है या डिजेंट्री है उसका कार्डिनल साइन क्या होता है। कि पहला कार्डिनल साइन है कि यहाँ पर प्रवाहन या टेनेस्मस होता है, यानी कि बार बार कुंथन होता है। दूसरा क्या है कि मल जो होता है वो कफ के साथ आता है और गुद मार्ग से उसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसी पर हमारे आचार्य ने भी क्या है, एक मत दिया है। आचार्य चरक बोलते हैं कि देखो, कफज जो अतिसार है, यानी कि जो आम अतिसार है, उसकी अवस्था का विशिष्ट लक्षण आपको इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आम अतिसार निकल रहा है, यहाँ पे भी कफ और म्यूकस निकल रहा है, जो कि कफज अतिसार में भी होता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो प्रवाहिका है वो अतिसार का ही एक भेद किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं मॉडर्न कोरिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो इन मॉडर्न में बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं, इसको डिजेंट्री बोला जाता है। एंड द डिजेंट्री इज की क्या आ रहा है, वोटरी फ्लूइड आ रहा है विद द म्यूकस, विद द कफ, वही है आम आना या पेचिश का क्या है, सेकंड नेम हो जाएगा, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मॉडर्न कोरिलेशन में इसको दो टाइप्स का बोला गया है, एमीबोइक डिजेंट्री एंड द बेसिलरी डिजेंट्री। अगर मैं बात करूं एमीबोइक डिजेंट्री की, तो व्हाट इज एमीबोइक डिजेंट्री? इसका जो है हम मॉडर्न कोरिलेशन, यानी कि जब हम अभी प्रवाहिका पढ़ रहे हैं तो द नेक्स्ट सेशन में हम डिजेंट्री को कवर अप करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इन द मॉडर्न परस्पेक्टिव, और इन मॉडर्न परस्पेक्टिव का एक अलग लेक्चर आएगा, तो वो भी तुम लोगों को देखना है। ठीक है, तो एमीबोइक डिजेंट्री की बात करते हैं तो एंटमीबा हिस्टोलिका क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है। और बेसिलरी जो डिसेंट्री है उसका जो है वो क्या है, शिगेला या शिगेलोसिस है। अब देखो, जो एमीबोइक डिजेंट्री है उसमें क्या होता है कि ये प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, बोलो मेरे साथ, ये क्या है? दिस इज अ प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है, वो आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में डिजेंट्री कॉज करता है, एमीबोइक डिजेंट्री। एंड द सेकंड वन इज अ बेसिलरी डिजेंट्री। बेसिलरी डिजेंट्री में क्या होता है कि दिस इज अ शगीला शगीला, क्या दिस इज अ शगीला शगीला। तो जो शगीला बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, शिगिलोसिस करता है, और उसके बाद में जो होता है बेसिलरी डिसेंट्री कॉज करता है। तो दिस देयर इज टू पार्ट ऑफ ए डिजेंट्री, वन इज एमीबोइक डिजेंट्री, सेकंड इज बेसिलरी डिजेंट्री। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं सेकंड थर्ड जो है उसके ऊपर। देखो, अब आता है कि जैसे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है सिंपली कि आप जब आयुर्वेद में घुसेंगे तो यू कैन आस्क समथिंग या यू कैन डू समथिंग। तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि हाँ, ये पहले इसकी निरुक्ति होती है, फिर उसका निदान होता है, फिर उसकी संप्राप्ति होती है। तो एक चरक है, पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा चक्र है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को कंसाइज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजें। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आप प्रवाहिका पढ़ रहे हैं तो पहले आप क्या लिखेंगे, उसकी निरुक्ति लिखेंगे, फिर आप उसकी क्या लिखेंगे, पर्याय लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, उसके
वही निदान पच्चों को इंक्लूड करेंगे, देन उसमें भेद को इंक्लूड कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए हर डिजीज को लिखने का। तो उसी के क्रम में हम आ जाते हैं प्रवाहिका के ऊपर। अगर प्रवाहिका की बात करते हैं तो सबसे पहले है प्रवाहिका की निरुक्ति। देखो प्रवाहिका है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रवाहिका में क्या होता है, देखो एक पॉइंट मिस आउट हो गया अपन सब, देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिस आउट हो गया, द्रव सरण प्लस आम पक्व लक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो प्रवाहिका को अतिसार का ही भेद बोला गया क्योंकि इसमें दो मेन पॉइंट भी आते हैं, द्रव सरण और आम पक्व लक्षण। वही बात है, बट इन्हें जो होता है ना फैंसी लैंग्वेज जो है, अगर हम आयुर्वेद में तो आयुर्वेद की फैंसी लैंग्वेज में चीजों को समझना पड़ेगा, तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं निरुक्ति के ऊपर। देखो फाइनली ये जो श्लोक है, ये चरक का श्लोक है। माधव निदान का जो श्लोक है यहाँ पे लिखा हुआ है माधव निदान, पर माधव निदान के श्लोक में ये जो लिख रहा है प्रवाही मणास्य मुहूर्त लक्तम की जगह जो होता है दो पॉइंट यानी कि दूसरे पॉइंट आते हैं, ठीक है। वो जो दूसरे पॉइंट आता है वो क्या होता है, प्रवाहतो अल्पम बहुशो मलाक्तम। क्या आता है, देखो श्लोक में बोल रही हूँ, रिपीट करना मेरे साथ। वायु प्रवर्धो निचितम बलासम ना उदत्यत दाहिता शनस्य। उसके बाद यहाँ पर जो है ये दो वर्ड चेंज होके आ जाएगा, प्रवाहतो अल्पम बहुशो मलाक्तम प्रवाहिकाम ताम प्रवदंती तजज्ञा। ये माधव निदान का श्लोक है। अब आपको क्या याद रखना है, देखो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी श्लोक को, वहां से आप श्लोक आपके सुंदर सुंदर नोट्स में जो है इंक्लूड कर लेना। और यू कैन ऑल्सो शेयर योर नोट्स विथ मी। टेलीग्राम पे जो है मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, लाइक समटाइम्स क्या होता है मैं उसको ओपन कर देती हूँ, या फिर आप मुझे पर्सनली भी क्या होते हैं अपने नोट्स भेज सकते हैं, जिसको हम हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, तो वो यूजफुल हो जाएंगे, लाइक वी हैव एन हैंड रिटिंग नोट्स, ठीक है। देखो अब हम प्रवाहिका को समझते हैं। तो जब आप अहित भोजन का सेवन करते हो, यानी कि जब बहुत ज्यादा अहित भोजन का सेवन कर रहे हो जो आपके लिए हितकर नहीं है, जैसे कि रुक्ष भोजन, या फिर मान लो किसी की प्रकृति पित्त है, वो उष्ण तीक्ष्ण भोजन का सेवन कर रहा है, या फिर मनुष्य जो है रुक्ष अन्न का सेवन कर रहे हैं, या फिर जो है विहार अच्छे से नहीं करते, तो उनके शरीर में अल्टीमेटली वायु प्रकोपित हो जाती है। अब ये जो वायु प्रकोपित हुई है, वो वायु क्या करेगी कि जो शरीर में जितना भी कफ संचित था, उस संचित कफ को धकेलेगी कि आप कहाँ जाओ, बॉडी के बाहर जाओ। तो वो संचित कफ को गुद मार्ग में ढकेलती है, जिसकी वजह से वो जो कफ होता है वो मल के साथ मिल जाता है। और जब कफ मल के साथ मिलता है तो उसका जब बार बार गुद मार्ग से निष्कासन होता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है, प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है, प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होता है ना, उन पेशेंट्स को क्या लगता है, जैसे पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स क्या बोलते हैं कि हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ ही नहीं हो रहा है, लाइक उनको ऐसा लगता है कि स्टूल पास आउट करने के बाद भी अच्छे से मतलब मजा नहीं आया उनको, ठीक है। वैसी वाली सिचुएशन होती है, इनकी फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवेक्युएशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि प्रवाहिका में ये होता है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें सेम है, आप अतिसार पढ़ोगे, आप अम्लपित पढ़ोगे, आप हिनीमांदी पढ़ोगे, सबके निदान सेम है कि इसका इसका इसका, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर में बिल्कुल बिल्कुल अलग से हाईलाइट करके आपको दिखते, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ताकि जब आपके पेपर में लिखो तो एग्जामिनर को पता हो कि नहीं इसने जनरली में कुछ चीज पढ़ी, ठीक है। चलो वही क्या था, हो गया अपना एक निरुक्ति पॉइंट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं पर्यायों के ऊपर, ठीक है। तो देखो प्रवाहिका के जो है पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। अब पर्याय को एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है। एक को बोला गया है निस्तानिका, जो कि आचार्य इंदु ने बोला है, बिंबिश जो आचार्य वाग्भट ने बोला है, विस्तृंसी जो आचार्य भोज ने बोला है, निश्चारक, अंतर्ग्रंथि और निर्धारक बोला गया है। तो देखो जो सेम सेम है उनको अलग से याद रखो। अब सेम सेम कौन से है, वही हमारी जो होती है डिफरेंट हाईलाइटिंग से देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा निस्तानिका। अब जो निस्तानिका है उसका ही जैसा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, निश्चारक दिख रहा है। तो निस्तानिका, निश्चारक, निधारक और निसारक एक साथ याद रखना है आपको। अब जब आप एक तीनों एक साथ याद रखते हो तो देखो निधारक और जो निसारक है ना, उसमें रा आ रहा है, निधारक और निसारक दो रा आ रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे, इसको आचार्य हारित ने बताया था। निश्चारक में श आ रहा है, तो वैसे याद रखेंगे, इसको आचार्य सुश्रुत ने बताया था, क्योंकि ऋषि वाले में भी रा की मात्रा लगती है और ऊपर श्रु में भी लग रही है। तो अब ये क्या होता है कि देखो पेपर के टाइम पे जो वो एक छोटी सी क्लिप होती है ना, जो आपके दिमाग में घूम जाए, तो भी आपको वो चीजें याद आ जाती है कि मैम ने हमें ऐसे बताया था। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि देखो निश्चारक में श आ रहा है सुश्रुत, निधारक में बार बार रा आ रहा है तो हारित, और निस्तानिका में क्या याद रख लेना है आपको, इंदु याद रख लेना है कि भाई इंदु ने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो होता है जो तीन डिफरेंट है उनको अलग से याद रखो। देखो आचार्य बिंबिश में बा आ रहा है आगे, उसी को वाग्भट से याद रख लो, ठीक है। विस्तृंसी की बात करते तो भोज, ठीक है। उसके बाद अंतर ग्रंथि या फिर अन्न ग्रंथि की बात करते तो आचार्य पाराशर ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, आचार्य पाराशर ने बताया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पर्याय क्या हो जाएंगे, देखो मेरे साथ बोलो, निस्तानिका, निश्चारक, निधारक या निसारक। निश्चानक किसने बोला था, आचार्य सुश्रुत ने। निसारक किसने बोला था,
निधारक और निसारक आचार्य किसने बोला था? आचार्य हारित ने। और निस्तानिका किसने बोला था? आचार्य इंदु ने बोला था। देन बिंबिश, विस्त्रंसी और अंतर्ग्रंथि। बिंबिश आचार्य वाग्भट ने बोला। अब दिमाग में याद करो कि दो ही आचार्य बचे, आचार्य भोज और आचार्य पाराशर। तो आचार्य पाराशर ने दो चीजें बोली है, अंतर्ग्रंथि और अनग्रंथि, और आचार्य भोज ने विस्त्रंसी बोला है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रमुख संदर्भ ग्रंथ होते हैं ना, इनकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो, ये जो प्रमुख संदर्भ ग्रंथ है, आपको हर जितनी भी डिजीज है अपने लाइक बहुत सारी है, उनमें सब में संदर्भीय ग्रंथ दे रखे हैं कि ये चरक के चिकित्सा स्थान के 19वें अध्याय से लिया गया है, ये जो है सुश्रुत के उत्तर तंत्र से लिया गया है। बट तुम सारा तो याद नहीं कर सकते, तो एक मेजर ट्रिक बना लो कि चिकित्सा स्थान सब में आएगा, और देख लो क्या इसमें चिकित्सा स्थान है। जैसे यहाँ पर देखो, चरक का चिकित्सा स्थान हो जाएगा, अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान हो जाएगा, और माधव निदान हो जाएगा। तो सिंपली पेपर में क्या डालो, प्रमुख संदर्भीय ग्रंथ लिखो, चरक का चिकित्सा स्थान, वाग्भट का चिकित्सा स्थान और माधव निदान। वो तुम्हें आधा नंबर तो देगा कम से कम। तुम्हें क्या करना है, नंबर को ग्रेप्स करना है। ठीक है, उसके बाद अपन मूविंग करते हैं सेकंड जो है अपने बात के ऊपर। देखो, निदान। निदान का मतलब होता है पॉजिटिव फैक्टर, वो फैक्टर जिसको यूज करने की वजह से जो डिजीज हो रही है। जैसे आहारज निदान क्या हो जाएंगे? देखो, अगर आप जो है बहुत अहित आहार का सेवन कर रहे हो, जैसे इसके निदान भी अतिसारवत ही बताए गए हैं। बट अतिसारवत कैसे? जैसे अत्यंत उष्ण या फिर तीक्ष्ण काल में, या फिर अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण भोजन का सेवन करना। प्लस पॉइंट क्या होता है? जैसो देखो, कफ कफ है मतलब कफ की वृद्धि हो रही होगी या तो शरीर में कहीं ना कहीं से, या फिर संचित कफ होगा ऑलरेडी। तो जब आप तिल, पिष्ट, मिष्ठान इनका बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हो, तो वो क्या होता है, स्टूल में कम्स आउट हो जाता है। दोष की बात करते हैं तो वात और कफ वर्धक आहार विहार, क्योंकि यही दोष जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सामान्य निदान जो होते हैं वो इसके अतिसार के समान होते हैं। ठीक है, तो आपको व्याधि के निदान में क्या याद रखना है कि इसके निदान अतिसारवत होते हैं। इसके अलावा अगर आप उष्ण या तीक्ष्ण काल में या उष्ण और तीक्ष्ण भोजन का सेवन कर रहे हो, वात या कफ वर्धक भोजन का सेवन कर रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैं यहाँ पर स्टार मार्क करती हूँ, ये तुम्हें लिखना ही है कि तिल, पिष्ट और मिष्ठान का सेवन, क्योंकि ये इसमें अलग से आ रहा है। ठीक है, तो निदान यहाँ पर सही होते बच्चा पाठी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, आई नो तुम अपने पिछले रिलेशनशिप से तो मूव ऑन नहीं कर पाए हो, पर यहाँ पर तो अपन मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस थ्योरी के ऊपर। पैथोजेनेसिस थ्योरी की बात करते हैं तो देखो, स्टेप वन क्या है, जब आप अहित आहार विहार का सेवन करते हो तो उसकी वजह से प्रोबेबली जो होना था वही होगा, यानी कि आपकी अग्नि मांदी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने खाना पीना अच्छा सा नहीं किया है, बहुत अजीब सा खाना खाया है, तो आपकी अग्नि, बेटा तू रुक, तुझे मैं अब बताता हूँ, तो वैसे वो अग्नि मांदी हो जाती है। ठीक है, जब अग्नि मांदी होती है तो उसका क्या कारण है? आप पूछोगे कि ठीक है मैम, आपने बताया कि अग्नि मांदी हो गई है, बट व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि आपके शरीर में कफ बढ़ गया। लाइक आग जल रही है, उसमें पानी डाल दिया आपने, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। वैसे ही जब आपके शरीर में अग्नि मांदी होती है तो कफ की वृद्धि से क्या होता है, अग्नि बुझ जाती है। अब वो अग्नि बुझी हुई है, कफ बढ़ा हुआ है, वो कफ आपके आंतों में चिपक जाएगा। ठीक है, आपके आंतों में चिपक गया। जैसे सोचो, पिष्ट और मिष्ठान का सेवन करा है, वो मीठी कितनी चिकनी सी होती है, तो वो आपके आंतों में चिपक जाती है। और जब वो आंतों में चिपकती है तो उसकी वजह से वात प्रकोपित होती है और अपने स्वाभाविक मार्ग को क्या कर देती है, छोड़ देती है। और जब अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़ती है तो वो किसकी वजह से छोड़ी, अपने स्वाभाविक मार्ग को कफ के वजह से छोड़ी है। तो फिर वो कफ के पीछे पड़ जाती है कि तुझे तो अब बाहर निकाल के रहूंगा। तो वो क्या करती है, प्रकोपित वात इस पिछल कफ को पुरुष के साथ गुद मार्ग से निकालती है। यही इसकी संप्राप्ति है कि अहित आहार का सेवन करने की वजह से कफ की वृद्धि के कारण अग्नि मांदी हुआ, अग्नि मांदी की वजह से वात प्रकोपित हुई, और ये जो वात होती है वो कफ को गुद मार्ग से निकालती है। इसी को संप्राप्ति कहा जाता है, किसकी, प्रवाहिका की। अब आपको ये याद रखना है कि आचार्य माधवकर ने बोला है कि इसमें क्या होता है कि बहुत प्रवाहन करने पर जो कफ युक्त मल है वो अल्प मात्रा में बार बार गुद मार्ग से बाहर निकलता है, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस। आप कितनी भी बार पास आउट हो जाओ, आप कितनी भी बार स्टूल पास आउट कर लो, लेकिन आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि कुछ मात्रा में मल अभी भी शरीर के अंदर है, क्योंकि कुंथन से बार बार मल आता है, वो पूरा नहीं निकल पाता है, अल्प मात्रा में निकलता है। तो तुम उसकी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। अब उसकी पैथोजेनेसिस चक्र देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पर कि कौन सी चीज संचय अवस्था में आती है, कौन सी चीज प्रसर अवस्था में आती है। तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, संचय अवस्था का क्या मतलब होता है? ठीक है, संचय अवस्था का मतलब होता है इस लाइक कि ऐसा समझो कि आप जो है बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हो। ठीक है, कोई इंसान आता है और वो आपसे बात करना शुरू करता है। ठीक है, और उसकी बात आपको समझ नहीं आ रही है, लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, उसकी बातों में। तो वो वाली पोजीशन होती है जब आप संचय कर रहे हो चीजों को। ठीक है, वो आपके अंदर संचय हो रही है, आप उसके बाद सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आपका पारा बढ़ता जा रहा है। तो जब पारा बढ़ना है इस संचय अवस्था की, जब आप अहित भोजन का सेवन करते हो, तो सेवन करते ही तो कुछ नहीं हो जाता, सेवन करते हो तो आपकी बॉडी
बॉडी में संचित होता जाता है, होता जाता है। देन एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसके उस इंसान के ऊपर फट जाते हो कि भाई रहने दे, भाई रहने दे। तो वो वाली जो सिचुएशन होती है दैट इज प्रकोप अवस्था, जब आपके शरीर में जो दोष होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो इरिटेट होके ना अपने प्रभाव प्रकट करते हैं। उसके बाद होती है प्रसर अवस्था। अब प्रसर अवस्था क्या होती है कि जब वो आंत्र में शोभ उत्पन्न करते हैं, यानी कि फिर प्रसर अवस्था का क्या मतलब होता है कि यू कैन की ठीक है, अब इग्नोर करते हैं इस इंसान को, तो आप नहीं जाते उसके पास में, तो देन वो प्रसर अवस्था की जब आप चलोगे और इधर उधर जाओगे, मतलब प्रसर अवस्था वो अवस्था होती है कि जब वात पित्त कफ अपने मार्ग को छोड़कर उन्मार्ग गमन करेंगे। वात का स्थान अधोमार्ग में है, पित्त का स्थान मध्य में है, कफ का स्थान ऊपर है। कफ जो है वो अधोमार्ग में आ जाए, वात जो है वो उधर मार्ग में चली जाए, दैट इज प्रसर अवस्था। और स्थान संचय अवस्था क्या होती है कि अब वो लोकलाइजेशन कर लेते हैं। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उसी जगह पर जाकर बस गए हैं, मतलब जैसे वात है वो कफ के स्थान पे जाके बस गई और वहां पर क्या करिए, कोई रोग उत्पन्न करिए, तो दैट इज स्थान संचय अवस्था। और फिर जब वो वहां जाके कोई बीमारी उत्पन्न करती है जिसको हम एक नाम देते हैं, वो होती है व्यक्त अवस्था। अब स्थान संचय अवस्था और व्यक्त अवस्था में क्या डिफरेंस है कि जब स्थान संचय अवस्था होती है, यानी कि जब कफ वहां जाके प्रकोपित हो चुका है, वहां बस चुका है, तो उसे बोलते हैं पूर्व रूप अवस्था, यानी कि जब वो पूर्व रूप दिखाएगी, मतलब जब दोष स्थान संचय हो जाते हैं तो पूर्व रूप अवस्था व्यक्त होती है, और जब वो व्यक्त हो जाते हैं तो उन्हें ही लक्षण कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्थान संचय अवस्था में आपको पूर्व रूप देखने को मिलते हैं और व्यक्त अवस्था में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो स्थान संचय अवस्था से लेकर व्यक्त अवस्था के बीच का टाइम ऐसा होता है कि जब आप चिकित्सा कर लोगे ना तो आप क्या हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। तो दैट इज गोल्डन पॉइंट, ठीक है, ये डिजीज का क्या है, गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं, इसको समझते हैं ऐसे दोष या फिर ऐसे प्रवाहिका के अंदर। देखो प्रवाहिका में क्या हुआ, इमेजिन करो आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो पेशेंट्स आके आपको बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि कुंथन या प्रवाहन के साथ में मल निकलता है, और जो मल होता है वो अत्यधिक चिपचिपा होता है, तो मुझे क्या हुआ है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो आपको बहुत सारे सिम्टम्स बताता है। तो आप जब उसकी संप्राप्ति चक्र समझोगे तो आप उससे पूछोगे कि आपने क्या खाया था, तो उन्होंने निदानों का सेवन करा, उसकी वजह से उनकी अग्निमांद्य हो गई, तभी तो उनको अरुचि हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो अग्निमांद्य हो गई। और जब उनके शरीर में अग्निमांद्य हुई तो जो कफ था और जो वात थी वो दोनों प्रकोपित हुई। अब देखो कफ से तो समल मल की उत्पत्ति हुई, क्या होता है, देखो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा अपन। देखो कफ से तो क्या होती है, समल मल की उत्पत्ति होती है, और इस वात की वजह से प्रवाहन होता है, यानी कि वातज और कफज दोनों के सम्मेलन की वजह से समल मल प्रवाहन निकलता है, जिसकी वजह से प्रसर अवस्था में आंत्र में शोभ उत्पन्न होगा, आंत्र में दर्द होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कफ होता है उसको वात नीचे की तरफ झकेलती है, और वो कफ मिश्रित मल प्रवाहन के साथ गुदमार्ग से बाहर निकलता है और प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे समझ आया आपको, ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है चीजें। और सेशन को लाइक कर दिया, अगर नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो पहले, ठीक है, नालायक को तुम देख के चले जाते हो, तुम लाइक नहीं करते सेशन को। अब आ जाते हैं संप्राप्ति घटक के ऊपर। देखो संप्राप्ति जो घटक होती है, इसमें क्या होता है कि संप्राप्ति घटक में बहुत सारे आपको घटक देखने को मिल रहे हैं, जैसे व्यक्त अवस्था है, संचार अवस्था है, प्रभाव है, दोष है। सब लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि नहीं होंगे याद, तो कुछ पॉइंट्स बना लो कि हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे दोष है, दुष्य है, अग्नि, अग्नि की दृष्टि, स्रोतस, स्रोतस की दृष्टि, ठीक है। उसके बाद उद्भव स्थान और व्यक्त स्थान, उसके बाद याद कर लो रोग मार्ग और रोग भेद। जो मैंने नाम बोले हैं ना वही तुम्हें लगना है, अपनी अक्ल नहीं लगानी, ठीक है। देखो दोष में क्या लिखना है, आपको पता है, आपने संप्राप्ति पढ़ी थी, संप्राप्ति से उठाओ। देखो संप्राप्ति में सबसे पहले क्या उठाओ कि प्रकोप अवस्था में वात और कफ प्रकोपित हुए थे, तो दोष तो क्या हो जाएंगे, वात और कफ हो जाएंगे, ठीक है। दूष्य क्या होता है, जो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ है दूष्य में, एक तो पुरुष का मल इफेक्ट हुआ है, तो एक तो मल इफेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या इफेक्ट हुआ है, इसके अलावा इफेक्ट हुआ है अन्न, तो शारीरिक मल में तो पुरुष इफेक्ट हुआ है और अन्न इफेक्ट हुआ है। अग्नि में क्या हुआ, अग्निमांद्य हुई थी, कौन सी अग्निमांद्य हुई, जठराग्नि हुई, तो अग्नि में जठराग्नि, अग्नि दृष्टि में मांद्य हुआ। स्रोतों में क्या हुआ, देखो स्रोतस की मैं बात करती हूँ आपको, तो देखो अधोमार्ग की बीमारी है, पुरुष में स्रोतस में ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अमाशय तक तो कुछ है ही नहीं ना, कहाँ पे व्यक्त हो रहा है, जो अपनी ये प्रवाहिका है उसका व्यक्त स्थान कहाँ पर है, उसका व्यक्त स्थान है पक्वाशय में, और व्यक्त स्थान पक्वाशय में है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि पुरुष व स्रोतस की दृष्टि है, और जहां जहां पर वोटरी परगेशन होगा वहां पर आएगा उदकम, उदकम यानी कि उदक व स्रोतस, ठीक है। और स्रोतो दृष्टि में क्या हो रहा है, देखो अपन को पता है कि बार बार मल का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो अति प्रवृत्ति तो है, परंतु जब उसका पेट ही अच्छे से खाली नहीं हो पा रहा तो अल्टीमेटली कुछ संग भी है, तो संग और अति प्रवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ उद्भव स्थान,
पेट अहित आहार का सेवन करने की वजह से ये बीमारी होती है तो आमाशय तो आएगा, पर व्यक्त पक्वाशय में होती है इसलिए व्यक्त अवस्था पक्वाशय, तो उद्भव स्थान आमाशय, व्यक्त अवस्था पक्वाशय हो जाएगी। स्वभाव जो है इतना जरूरी नहीं है। रोग मार्ग और रोग भेद पे आ जाओ। देखो 4 प्रकार का इसका क्या होता है, रोग भेद है। और रोग मार्ग क्या है, जो भी बीमारी जो कोष्ठ से या डाइजेशन से कोरिलेट करती है वो जनरली अभ्यंतर ही रोग मार्ग की है। तो तुम एक चांस ऑफ रिस्क ले सकते हो इन द एग्जामिनेशन, जब तुम्हें याद नहीं आए कि ये कौन से रोग मार्ग की डिजीज है तो तुम अभ्यंतर लिख के आ सकते हो इन अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं पूर्व रूप के ऊपर और उसके भेद के ऊपर। ठीक है, देखो ये वन डे वन डिजीज वाला पॉइंट है, जो प्रवाहिका है वो छोटी है इसलिए हम उसको एक दिन में ही कवर कर रहे हैं, ज्यादा इसमें बड़ी ये नहीं है। सिंपल पूर्व रूप की बात करते हैं तो अतिसारवत इसके पूर्व रूप होते हैं, ज्यादा इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्व रूप अतिसारवत होते तो अतिसार के पूर्व रूप क्या थे, किसी को याद है अतिसार के पूर्व रूप क्या थे? देखो मैं बताती हूँ आपको कि अतिसार के पूर्व रूप क्या थे। अतिसार में क्या होता है कि जब अतिसार होता है आपको तो अतिसार में बार बार वोटरी परगेशन आता है, तो उस वोटरी परगेशन की वजह से क्या होता है, हृदय में, नाभि में, आपकी पायु, उदर में, कुक्षी में यहाँ पर सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, दूसरा मल का अवरोध हो जाता है, उसकी वजह से पेट फूलेगा, नॉर्मल अन्न का पचना नहीं हो रहा है, और अपान वायु का सन्निरोध हो जाता है। ये सारे किसके पूर्व रूप बताए गए हैं, अतिसार के पूर्व रूप बताए गए हैं। अब अपन इसको कैटेगराइज कर लेते हैं 4 पार्ट्स में। देखो वही वातज पित्तज कफज दोषों के अनुसार, और एक एक्स्ट्रा है रक्तज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जनरल क्लिनिकल फीचर यानी कि सामान्य लक्षण की। क्या सामान्य लक्षण पढ़ने की जरूरत है? नहीं। खुद सोचो कि बार बार मल का सरण हो रहा है, तो बार बार मल का सरण होगा तो क्या होगा कि प्रवाहन के साथ मल का निकलना, मल का कफयुक्त होना, मल का पूरी तरीके से नहीं निकलना, प्रबल कुंठन होना, और अगर क्योंकि ये रक्तज होता है तो कभी कभी रक्त का आ जाना, इसके अलावा शरीर में वीकनेस होना, और अगर मान लो डिजेंट्री जैसी प्रॉब्लम है तो बार बार उसको वॉमिटिंग जैसा लगना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको भी डायरिया होता है उसको डिहाइड्रेशन भी होता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाना। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और फीवर तो आप वैसे भी किसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि फीवर जो होता है वो दुर्बलता की वजह से आता है, और सभी बीमारियों का मूल या सभी बीमारियों की उत्पत्ति से पहले फीवर की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा। तो आप खुद देखो क्या लिखा है कि अत्यधिक प्रवाहन के साथ अल्पमल की प्रवृत्ति होगी, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं। मल त्याग के समय प्रबल कुंठन होगा, ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। मल त्याग के समय गुदमार्ग से कफ का निसरण होगा, ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और कभी कभी मल त्याग के साथ में क्या होगा, रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है, और इसके अलावा पुरुष की मात्रा का अल्प होना, ज्वर आना, डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो होता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कफज विकार है या वातज विकार है। देखो ये कफज विकार है क्योंकि इसमें कफ युक्त मल प्रवृत्त होता है, बट क्योंकि इसमें जो प्रेरक है यानी कि उस कफ को बाहर निकालने वाला फैक्टर वात है, इसीलिए जो वात होती है उसको विशिष्ट स्थान दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके जो विशिष्ट लक्षण है उस पर आ जाते हैं। सामान्य लक्षणों की हमने बात कर ली, विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? देखो वात की वजह से सशूल, पित्त की वजह से सदाह, और श्लेष्मिक की वजह से श्लेष्मा युक्त, और रक्त की वजह से रक्त आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा और आपको ऐसे सिम्टम्स बताएगा, और कभी कभी पेशेंट्स को खुद पता नहीं होता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, और वो आपको अच्छे से नहीं बताते, तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब करते हो तो किस किस के बीच में कर सकते हो। जैसे अगर वो आपको बोलता है कि हमारे एनल रूट से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि क्या पता इसको अधोगत रक्तपित हो, क्या पता इसको रक्त अतिसार हो। ठीक है, या फिर वो बोलेगा कि बार बार पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, स्टूल का आना है, वेग अच्छे से नहीं आ रहा, तो आप ग्रहणी रोग भी सोच सकते हो। तो ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है हम प्रवाहिका को अतिसार, ग्रहणी रक्त अतिसार, अधोगत रक्तपित से जो है कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा साध्य असाध्यता। अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करते हैं, देखो प्रवाहिका सुख साध्य है, परंतु अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसमें उपद्रव भी उत्पन्न हो सकते हैं, और वो कर्ज साध्य भी हो सकता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो देखो जब अपन बात करी थी अपन ने मॉडर्न में कि ये 2 तरीके का बताया गया है, एक तो होता है अमीबोइक और एक होता है बेसिलरी। तो जो अमीबोइक होता है उसमें क्या होता है कि अमीबा के वजह से क्या होता है कि वहां पर हेमरेज हो जाती है या फिर अल्सरेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप गुदनाल जो होती है यानी कि जो एनल रूट होता है, जब उसकी अंगुली परीक्षा करते हो तो आपको वहां पर अर्बुद देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़ी सी गांठ युक्त देखने को मिलता है, जिसको ग्रेन्युलोमा या फिर अमीबियोमा बोला जाता है। या फिर क्या होता है कि बहुत सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम समरी देख लेते हैं। देखो सिंपली हमने प्रवाहिका पढ़ा,
प्रवाहिका क्या आती है, बार बार कुंठन हुआ, अल्पमल निकला, श्लेष्मा आया। मैकेनिज्म क्या है, वात कुपित हुई, उसने कफ को धकेला। 4 प्रकार का होता है ये। मॉडर्न में जो है एम्बोइक बेसिलरी हो जाएगा, देन इसको बिम्बिश विस्तृंसी बोला जाता है, और कॉम्प्लिकेशन में ग्रेन्युलोमा इंटेस्टिनल परफोरेशन चलता है। ये जो मैं लास्ट पेज देती हूँ ना तुम लोगों को, दिस इज अ जेड स्क्वायर पेजेस, ठीक है ना, ये मेरे जेड स्क्वायर पेज है। इसको अगर तुम लास्ट मोमेंट पर लर्न करोगे ना तो ये होएगा कि तुम्हारे वो हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। क्योंकि आप पता है मेरे को होता है, मुझे पता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें सब पता है व्हाट इज अतिसार, व्हाट इज प्रवाहिका। यार अतिसार के भेद कितने थे, यार प्रवाहिका के भेद कितने थे, एक बार बस कोई ये बता दे कि प्रवाहिका के भेद कितने थे, फिर तो हम लिख दूंगा या लिख दूंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट मोमेंट पर कर जाओगे ना कि हाँ उसके 4 भेद थे, तो आप लिख दोगे। तो छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो आई नो, तो उसी पॉइंट पे मैंने हिट किया है। बाकी जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो प्रवाहिका जो है हमने सुपर डुपर तरीके से खत्म कर ली है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, कि हम इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि प्रवाहिका का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन आयुर्वेद, और जो मॉडर्न ओवरव्यू है वो हम सेकंड यानी कि डिजेंट्री में पढ़ेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन करना है, और जो है वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो को लाइक करना है अच्छे से, बेल आइकन को प्रेस भी करना है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू।